तो आप सभी का कक्षा 11वीं का रसायन शास्त्र का ये पेपर आ गया है एंड बहुत सारे बच्चे फिर से भेज रहे हैं कि भैया ये पेपर है, और काफ़ी जगह से मुझे ये पेपर मिला है कि भैया ये क्या रियल पेपर है, क्या ये फेक है, तो इसका कुछ क्लियरिटी कर दीजिए, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उससे पहले आपको एक चीज़ मुझे बताना है कि जो आज का पेपर हुआ था, जैसे बायो का पेपर हुआ था, काफ़ी जगह बारिश की वजह से है ना ये पेपर जो कि कैंसिल हो गया है। तो क्या मतलब किस किस के यहाँ पेपर कैंसिल हुआ है वो चीज़ मुझे कमेंट में क्लियर करके भेज देना, ठीक है। एंड या तो ग्रुप में मुझे पर्सनल मैसेज या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो। टॉपर सॉल्यूशन 90 करके आईडी है, ठीक है। 97 के फॉलोवर है, ठीक है, वही आईडी फॉलो करना, 97 के फॉलोवर है, ठीक है। तो उसमें आप मुझे डिटेल बता सकते हो अपने अपने शहर की, तो उसी के अकॉर्डिंग फिर मुझे देखना पड़ेगा। एंड आप सभी में से बहुत से स्टूडेंट तो ये भी बोल रहे थे क्या भैया जो पेपर हो गया है वो फिर से होगा, एंड क्या वो पेपर चेंज हो जाएगा जो आपने बताया था, तो मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है। उसके पहले ये वाला पेपर देख लो। डी ब्रोगली समीकरण क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। अब ये पेपर जो तुम लोग देख रहे हो, पहले क्वेश्चन हम लोग एक एक करके देख लें, जिससे हमें इस चीज़ का पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे हैं, इनका वेरिएशन कैसा है, इनके बनाने का ढंग कैसा है, वो सब चीज़ें हमको अभी पता चल जाएंगी। अब अगर हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो हमें ये तो पता चलेगा कि हमें एग्ज़ाम में परफॉर्म कैसे करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आएगा हमारा डी ब्रोगली समीकरण क्या है, बहुत ईजी है, ठीक है। हमें पता ही रहता कि और पता होगा कि डी ब्रोगली का समीकरण क्या, तो इसका हमारा आप लोग खुद पहले सोचो कि इसका क्या होगा। जैसे ये मान लो कि अभी रियल है फेक है, वो बात हम अपन लोग दूर रखते हैं, इस बात को अपन लोग दूर छोड़ दो कि ये रियल है फेक है, ठीक है, ठीक है। रियल पेपर की और बाकी दिक्कत नहीं करो भैया, है देखो कोई भी पेपर, फिजिक्स हुआ, ठीक है, देखो फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री, वो हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, ऐसा एक भी पेपर हुआ है जो रियल ना निकला हो, तो बस विश्वास कर सकते हो। कितना विश्वास दिलाऊं आप सभी को, ठीक है। तो जो होगा भैया दे देंगे, ठीक है। और आप सभी को भी पता है कि पेपर जब भैया देते हैं तो देते हैं, ठीक है। चलो, डी ब्रोगली समीकरण क्या है, अब आपका टेस्ट होगा तो इधर पे बताओ क्या है इसका आंसर, तो बताओ इसमें से। एंड जिनको यार इसका साइन नहीं पता है ना, तो लिटरली चलो, अब इसका आंसर है अपना खा वाला, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू h/mc, ओके। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। लगाओ तुक्का, मतलब जिनको कंफर्म पता है, देखो जो इस बार के स्टूडेंट हैं ये तो मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा होशियार है, उन्हें उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सोचो कि आधे एक घंटे में वो लोग पूरे पेपर एनालाइज कर लेते हैं और रट रटू के पेपर में 70 आउट ऑफ 80 आउट ऑफ 80 70 आउट ऑफ 74 आते हैं। एंड इट्स पता नहीं मुझे ये क्या ही है, मतलब बहुत टैलेंटेड हो यार, पढ़ के बैठे रहते हो तुम लोग सब कुछ, तो ये भी तुम लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 18, ठीक है। चलो, अब बाकी आंसर में तो यार बहुत टाइम लग जाएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। चलो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बताओ आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, बताओ कितने होते हैं आधुनिक सारणी में, O2 या Cl4 या CH3 या Na। अब बोलोगे भैया आधुनिक आवर्त सारणी और ये रिएक्शन को समझ आया देखो ये तुम लोगों का क्या हुआ कि ये आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं एंड आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो जो कि इसका आंसर 18 ही है। अब कोई लोग तुक्का मार गए होंगे CCl4, महान चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का सबसे अधिक घनत्व क्या होता है, ये बताना है जल का सबसे अधिक घनत्व हमारा क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण पदार्थ हैं, तो उसके बाद ये हमारा फिर 7th क्वेश्चन है, एथाइल अल्कोहल को का UPSC नाम क्या है। फिर रिक्त स्थान आ जाते हैं, बोर मॉडल की विफलता का कारण क्या है, तत्वों के गुणों का क्रम से पुनरावृत्ति के तत्वों की कहते हैं, जल अणु के संकरण होते हैं, हाइड्रोलिथ का सूत्र क्या है, परावैंगनी प्रकाश के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनको देखते चलो, अब इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड बहुत सही सी चीज़ बताने वाला हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। चलो, डी ब्रोगली समीकरण क्या है, सिंक क्या है, अच्छे से देखते जाना क्वेश्चन, सिंक, ठीक है, सिंक क्या है, और उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, SS
व्यापम से क्या बंध बनता है। और आ जाता है फिफ्थ क्वेश्चन, HCiO4 को Ci की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। अब गाइस पता, जब हम 12th में हुआ करते थे ना, ज़्यादातर बच्चों की ये प्रॉब्लम होगी एंड ज़्यादातर बच्चे इस चीज़ से डरते होंगे कि जो भैया हमें केमिस्ट्री ठीक तो लगती है, जहाँ जहाँ तक हमें थ्योरी मिलती है ना, हम थ्योरी रट लेते हैं। हमसे कोई कहे पाउली का नियम कर लो याद, हमसे कोई कहे कि ये याद कर लो, वो याद कर लो, मेंडलीफ के नियम याद कर लो, मेंडलीफ के रूल्स याद कर लो, भैया वो हम कर लेंगे। और साथ में आप हमें कुछ भी दे दो वो हम कर लेंगे, डी ब्रोगली वगैरह जो देना हो, है ना, और मतलब कुछ भी दे दो वो हम याद कर लेंगे। बट क्या है ना कि जो ये रिएक्शंस होते हैं, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है ना, ये भैया समझ में नहीं आती, है ना। बाकी सब तो समझ में आता, लेकिन ये HClO3 ना, ये जहाँ तक हमें पहले ऐसा होता था कि उनको सही करना होता था, मतलब क्रम से करना पड़ता था, ठीक है, हमें संतुलन करना होता था, वहाँ तक तो ठीक लगती थी केमिस्ट्री। लेकिन ये 11th में आया तो भैया इतने ज़्यादा रिएक्शन, जब मैं भी 12th में था तो सेम मेरे साथ प्रॉब्लम आती थी। मुझे थ्योरी याद करना बड़ा पसंद था, ठीक है, मतलब लिटरली ये चीज़ याद पसंद था। नॉर्मल से रिएक्शन थोड़ी बहुत कि ये सूत्र हैं, CaCl3 CaCl4 प्लस ऐसे करके हम याद कर लेते। लेकिन जहाँ कहीं कुछ ज़्यादा बड़ा रिएक्शन आए, कहीं का यहाँ एटम उठाना, वहाँ एटम करना, ये ऐसे मुझे बहुत अजीब लगा करता था, है ना। अभी तुम लोग 12th में आओगे तो उसमें तो और बड़े बड़े वोटरेज अभिक्रिया, वोटरेज फिटिंग अभिक्रिया, है ना, तो उसमें मुझे बहुत अजीब लगा करता था। तो लेकिन वो क्या होता है ना, जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, उस चीज़ को बार बार लगाओगे, एक बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, फिर लिखोगे, फिर बिना देखे लिखोगे, उस चीज़ को याद करोगे, इस सच में याद हो जाएगी एंड तुम्हें ईजी लगने लगेगी, ठीक है। एंड उसका भी मैं तुमको इजी तरीका बताऊंगा कि उसको कैसे हमें याद करना है, कि उतना पढ़ना जितना एग्ज़ाम में आना। ये चीज़ मैंने फॉर्मूला यूज़ करके केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे, अप्रॉक्स 94 प्लस स्कोर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट बहुत सही स्कोर हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है सही जोड़ियाँ ये रहीं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मेन क्वेश्चन। अब देखो, तुम्हारा कोई भी रियल पेपर आए या फेक पेपर आए, तो ये क्वेश्चन तो तुमको पता है कि इंपॉर्टेंट है। कार्यफलन किसे कहते हैं, देहली आवृत्ति क्या है, मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है ना, डोबेराइनर का त्रिय नियम क्या है। तो अब ये भी तुम्हें पता है कि भैया ये रियल पेपर हो या ना हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आवंट कोटि को परिभाषित कीजिए, द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। फिर उसके बाद विकर्ण संबंध किसे कहते हैं, अपचायक के उदाहरण दीजिए, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अपचायक को उदाहरण सहित बताइए, लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रियात्मक समूह को समझाइए, है ना। समावयवता किसे कहते हैं, एल्काइन की श्रृंखला एवं स्थिति की समावयवता उदाहरण सहित समझाइए। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी किसे कहते हैं, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओजोन परत क्षरण के लिए उत्तरदायी गैसों का रसायन के नाम लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जल में विलेय ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया उदाहरण दीजिए, ये भी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, K2Cr2O7 में Cr की आपको ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, बच्चों को ये थोड़ी से टफ लगने लगते हैं कि एकदम से 10 से 11th में आए, तो ये ना तुम लोगों के फिक्स आते हैं कि मतलब ये K2Cr2O7 में Cr की 12th में भी तुम्हें मिलेगा, तुम्हें ये 11th में भी मिलेगा, ठीक है। MnO4, ठीक है, Mn की, Na2S4O6 में S की। तो ये इजी हैं, तुमको अभी टफ लग रहे हैं। जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे जैसे तुम पढ़ोगे, तो तुम्हें ये चीज़ें इजी लगने लगेंगी। एंड तुम देखते हो ना गाइड, मतलब तुम अपनी गाइड देखते हो, उसमें देखते हो कि इतने सारे रिएक्शन C4Cl2 CHI ZNPO4 यानी क्या 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 लिखा रहता है। तो उस चीज़ को देखकर फिर डर लगने लगता है कि भैया केमिस्ट्री तो बहुत कठिन है ना। लेकिन वो कठिन नहीं होती। मैं एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, अभी तुम लोग पढ़ो, वो ट्रिक बता के मैं तुमको बताऊंगा कि तुम, जो बच्चे होते हैं ना, जो लास्ट के टाइम पढ़ने वाले होते हैं, वो पढ़ के कैसे बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं। वो उनमें से मैं था जो कि ऐसा करता था और ले आता था। तो वही चीज़ आपको फॉलो करनी है, ठीक है। प्रेरणिक प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। इलेक्ट्रोट्राइस्नेही को नाभिक स्नेही यौगिक के अंतर लिखिए, ये भी। फिर कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक में अंतर लिखिए। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए, ठीक है। क्या कारण है कि कार्बन बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाता है, ठीक है। लेस्किन परीक्षण का रसायन सिद्धांत लिखिए।
उसके बाद पाउली का अपवर्जन, ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट है। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अनुप्रयोग ये अलग से याद कर लेना, ठीक है। कक्ष एवं कक्षक में अंतर, ये तो बिल्कुल 100% 4 नंबर में मिलने ही वाला है फाइनल एग्जाम में। अभी की तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन फाइनल में कन्फर्म है। प्रकाश पुंज का प्रिज्म द्वारा अपव्ययी घटकों का पृथक्करण किस प्रकार होता है, सचित्र वर्णन कीजिए। बोर की त्रिज्या की गणना कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। यौगिकों के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने की विक्टर मेयर विधि को चित्र सहित समझाइए। अनुनाद प्रभाव क्या है, इसके प्रयोग लिखिए। सब इंपॉर्टेंट है। अब बस तुम्हें यही करना है कि ये जो पेपर है अभी इसका क्लियर मैं कर दूंगा शाम को 7 बजे तक कि ये रियल है या फेक है। अभी रियल समझ के तुम इसको पढ़ो। ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ने हो कोई बात नहीं, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर वाले पढ़ो, ठीक है। इट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन तो तुम लोगों ने देख ही लिए, कॉपी में लिखो, पढ़ो। और अभी तुम लोग पूरा तो पढ़ नहीं सकते एक दिन में, तो अब जितना मैं बताता जा रहा हूँ बस उतना पढ़ो, फॉलो करो। और जैसे सभी एग्ज़ाम अच्छे गए वैसे ये भी जाएगा भैया, है 60, ठीक है। चलो अब तो तबीयत भी सही है। और ग्रुप भी ज्वाइन कर लो अगर नहीं है ज्वाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। गर्ल्स के लिए अलग ग्रुप बना है, तो उसके लिए आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, ठीक है। ओके।